हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी विज्ञान विषय का क्लास 6 का 8वां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, छायाएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप लोगों को बता दूं, जो एनसीईआरटी बुक्स होती है वो बहुत ही कंपलसरी होती है, सभी को पढ़ना अनिवार्य होता है, चाहे आप छोटे से लेकर बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दें, ठीक है ना। तो जो भी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, आरपीएससी टीचर वगैरह, नीट वगैरह या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें एनसीईआरटी कंपलसरी होती है, तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज या थोड़ा थोड़ा बेसिक मेरा कंप्लीट हो जाए, तो आप लोगों को बुक पढ़नी होती है। तो उसी संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए ये एनसीईआरटी जो साइंस सिस्टम की जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये क्लास 6 के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय का, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 6 का 8वां चैप्टर। 7 चैप्टर मैंने पहले करा दिए हैं, आप लोग आराम से उनकी वीडियो देखिएगा, आराम से हर चीज़ को सुनिएगा। स्पीड ज़्यादा लगती है तो कम करके आप लोग सुन सकते हैं, और अगर आपको कम लगती है तो ज़्यादा करके आप लोग सुन सकते हैं। चलिए, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ठीक है, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, है ना, वृक्ष, जंतु, कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? तो चलिए, आप लोग कुछ भी चीज़ देख रहे हैं तो आँखों की ज़रूरत आपको पड़ती है ना। तो यही चीज़ है, उसी के संदर्भ में आप लोगों को प्रकाश के बारे में बताया है कि आप लोगों को उजाले में चीज़ें दिखती है, अंधेरे में नहीं दिखती है। आप चलते हैं तो आपके पीछे छाया क्यों बनी रहती है, परावर्तन क्या होता है, इन सभी को आपको विस्तृत रूप से इस पूरे चैप्टर में बताया है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो, यानी कि अंधेरा हो, तब इन्हें स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, यानी कि जिसमें लाइट वाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पर आप लोग जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? नॉर्मल सी बात है, अंधेरा है तो आप लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बात है कि बिना प्रकाश के आप लोग वस्तुओं को नहीं देख सकते। अब दिन में सूर्य का प्रकाश हो गया, रात में या दिन में जब अंधेरे कमरे में जाते हो तो लाइट जो होती है उसमें भी प्रकाश ही होता है, तो या टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गई, तो इनकी सहायता से आप लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। टॉर्च का जो बल्ब होता है ना, वो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं उसमें सूरज क्या करता है? प्रकाश फैलाता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं, और सर्दी के टाइम में तो हम प्रकाश में बैठे भी रहते हैं विटामिन डी लेने के लिए, समझ रहे हो। तो प्रकाश की भूमिका यहाँ पर कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, देखो। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है ना। चलिए, कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है, ठीक है ना। अब देखिए, इनमें भी हम बात करेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती है। आप लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस बात पर कि हमने एक चैप्टर पहले भी पढ़ा था जिसमें हमने इन सभी पर बात की थी। पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है। याद करो ध्यान से, वो चैप्टर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत और ज़्यादा जानकारी इसमें दी जाएगी। देखो,
याद कीजिए हमने अध्याय 2 आ गया, ठीक है। अध्याय 2 में वस्तुओं को पारदर्शी अपारदर्शी, जिसमें अपन ने ध्यान हुआ आपको तो वसा का परीक्षण, प्रोटीन का परीक्षण, ये सारी चीज़ें की थी। आई याद कुछ? याद कीजिए हमने अध्याय 2 में वस्तुओं को पारदर्शी अपारदर्शी पारभाषी के रूप में समूह में बांटा है, ठीक है ना। समूह में बांटा है तो आप लोगों को आइडिया देता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। अब देखिएगा, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वो क्या कहलाती है? अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। जिसके आर पार आपको नहीं दिख रहा है वो वस्तु होगी अपारदर्शी। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को कहते हैं पारदर्शी वस्तु। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं पारभाषी। समझ गए वो बात को? अपारदर्शी वो होता है जिसके आर पार आप लोग नहीं देख सकते हैं, पारदर्शी वो होता है जिसके आर पार आप लोगों को आराम से देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर से क्या गुजरता है? प्रकाश। आपने कभी एग्जाम दिया हो, प्रतियोगी परीक्षा दी हो तो उसमें लिखा होता है पारदर्शी पेन का इस्तेमाल करें, पारदर्शी बोतल लेकर आएं, है ना। तो उसका मतलब होता है जिसके आर पार दिख जाए वो चीज़ आपको लेकर आनी है, तो वो होता है पारदर्शी। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके आर पार तो हम देख सकते हैं परंतु वो स्पष्ट नहीं दिखा देता। जैसे कि मान लो आपने एक प्लेन पेपर लिया, उस पर कुछ बादाम के दाने पटक के उनको दूंच दिया। अब उसके दूंचने के बाद या फिर उस पेपर को तेल डाल दी, तेल की बूंद डाल दी, और अब आप उसको प्रकाश के आगे लेकर जाएंगे तो आपको वस्तुएं दिखेगी तो सही पर वो प्रॉपरली नहीं दिखेगी, ब्लर ब्लर टाइप में दिखेगी। तो ऐसी वस्तुओं को कहेंगे क्या? पारभाषी। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए अब एक उदाहरण दिया गया है, क्रियाकलाप प्रैक्टिकल दिया गया है, तो समझो। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन को जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्रित कर सकते हैं यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं कीजिए। जैसे रबड़ आपने इस्तेमाल किया होगा छोटी क्लास में, रबड़, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की सीट, अनुरेखण कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा, इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि चित्र 8.1 में ये बालक देख रहा है, ठीक है। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं को आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंचा पाता है? तो ये देखो, ऐसे आपको देखना है, ठीक है ना। अब देखो बात क्या होती है, एक सारणी दी गई है जिसमें आप लोगों को अपनी आंखों के पास रखना है पेंसिल को। क्या आप उसके आगे की चीज़ें देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे वो आपको लिखना है। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही लिखेंगे। नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। पेंसिल के आगे से नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया? अपारदर्शी, है ना। जिसके आगे दिख जाए वो पारदर्शी और जिसमें धुंधला दिखे वो पारभाषी। रबड़ की गेंद हो गई, उसके आगे आप लोग कर लेंगे। लिखने के कागज़ की शीट में पूर्ण विश्वास नहीं है तो ये क्या हो जाएगी वो आप लोग खुद यहाँ पर भरेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 8.1 के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभाषी होना या इन पर निर्भर करता है इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से या बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। अगर पूरी तरीके से प्रकाश गुजर रहा है तो पारदर्शी, नहीं गुजर रहा है तो अपारदर्शी, कुछ हद तक गुजर रहा है तो वो पारभाषी। समझ गए होंगे आप बात को, बहुत अच्छे से बता दिया मैंने, और अध्याय 2 में भी अपन पढ़ चुके हैं। चलिए, छाया वास्तव में क्या होती है? आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि जब आप चलते रहते हैं तो आपके पीछे पीछे आगे आगे बहुत सारी बार छाया चलती रहती है। छाया मतलब आपकी खुद की परछाई, समझ रहे हो? तो वो क्या होती है, क्या होता है, वास्तव में क्या होती है, उस पर बात करते हैं। क्रियाकलाप 2। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? जैसे आपने कोई रबड़ लिया, उसको पकड़ा, आप धरती पर देखेंगे कि परछाई बन रही है। आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मान लो कोई गेंद हाथ में ले रखी है और आपको परछाई देखकर ही किसी को पूछना है कि ये क्या चीज़ है, तो वो गेंद देख कर आइडिया लगा लेगा कि आपके हाथ में गेंद है, आपके हाथ में गिटार है, आपके हाथ में जो भी है वो छाया से भी आइडिया लगाया जा सकता है। मैदान में कागज़ की एक सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज़ की सीट पर पड़े। यह बात मैंने आपको बताई दी
कि जैसे आपने मोबाइल पकड़ रखा है तो हाथ नीचे देखोगे छाया में तो मोबाइल दिख जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है। छाया जमीन पर बिछी कागज़ की सीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इस प्रकार अन्य वस्तुओं को छायाओं को बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचान के लिए कहेंगे। वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान कर सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? अब आप लोग आइडिया लगाना, एक बार तो दिन में जाना है, धूप में खड़े हो जाना है, आपकी छाया बनेगी यानी कि परछाई बनेगी आगे पीछे, और यही काम आपको करना है कहाँ पर? जहाँ पर अंधेरा हो, बिल्कुल रात हो रही हो, वहाँ आप लोग देखेंगे कि आपकी जो परछाई थी वो आपके साथ नहीं है ना। देखना, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है? जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? चलिए क्रियाकलाप 3 देखते हैं। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे कमरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाइए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ की अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु जो कि आपका मित्र है, उसके आर पार वो लाइट नहीं जाएगी, उसके तक ही रुक जाएगी। देखो ये रहा, है ना। तो इसकी आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत, कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह छाया नहीं है, वास्तव में वहाँ छाया तो है, पर आप लोग टॉर्च जलाएंगे तभी आपको दिखेगी, है ना। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब क्योंकि टॉर्च के वहाँ तक ही रह जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या अब छाया सीट पर बनेगी? हाँ बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग गत्ते को पकड़ेंगे तो ये छाया, देखो इसमें हाथ की छाया यहाँ पर बन रही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आगे। देखो इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं के आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो, इसने हाथ की सिंबल, हाथ जो है उसको दिखाया है, पर यहाँ पर देखो किसी पक्षी का मुंह दिख रहा है। तो ये छाया क्या कर सकती है? आपको बहुत सारी बार भ्रमित भी कर सकती है, मतलब कि उलझा भी सकती है, भ्रम पैदा कर सकती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। चित्र 8.4 जो कि अभी मैंने बताया, कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। यह ना मज़ेदार? ठीक है ना। चलिए क्रियाकलाप 4 की बात करते हैं। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी है। स्कूल का जो मैदान है उसमें आप लोगों को धूप में एक कुर्सी रखनी है। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती है? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए और पृथ्वी पर बनी उनकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के
सूर्य के सामने रखते हैं अथवा जब आप छोटे पलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें। आप लोग खुद भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बॉक्स को आपको सूर्य के सामने रख के देखना है, पीछे रख के देखना है, तो आपको एहसास हो जाएगा कि कब छोटी छाया बनती है। जब सूरज आपके माथे पे रहता है तब भी आपकी छोटी छाया बनती है, और सुबह और शाम के टाइम अगर आप लोग देखते हैं तो छाया बड़ी बनती है, परछाई बड़ी बनती है। अब बात करते हैं सूची छिद्र कैमरा। शायद आप ये सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5, 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिसमें एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए, है ना। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानी कि पारभासी पर्दा, पारभासी समझ रहे हो, जिसमें दिखता तो है पर प्रॉपर नहीं दिखता है, चिपका कर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखिए। अपने सिर और सूची छिद्र कैमरा को देखो, इस प्रकार से आप लोगों को दोनों को इस प्रकार से बनाना है। और ये जो छोटा एक डिब्बा है हरा वाला, इसको इसके अंदर फिट कर देना है। इस टाइप से आप लोगों को सरल कैमरा बनाना होता है। काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिल सके। क्या सूची छिद्र कैमरा के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों और व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरे ओर से वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? आश्चर्य। आइए अब अपनी सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं, है ना। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा छेद होना चाहिए, सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूरज की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसका छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वर्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। ठीक है, देखो, सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब आरंभ होता है तब आप लोग उसका प्रतिबिंब देखें, आपको डबलिंग दिखेगा। आप अवलोकन करेंगे कि एक ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। हमको तिरछा ही देखना चाहिए, ठीक है ना। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। देखो इस टाइप से दिखा आपको, है ना, ये होता है। वास्तव में ये वर्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वर्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास कीजिए। यह अत्यंत रोचक हो सकता है। भुजों के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़कों पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब हमें उल्टे दिखाई दिए थे? पहेली का कुछ अन्य विचार है। निश्चित यह सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। क्रियाकलाप 6, आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली ले। देखो इसने ले रखी है।
कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ए ऑप्शन में देखो सीधा सट देख रहा है ना। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए, इस टाइप से मोड़ना है ना। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। समझिए बात को। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है और जब भी कोई इसके मार्ग में बाधा आती है, अपारदर्शी वस्तु आती है, तो उसकी क्या बन जाती है? छाया बन जाती है। ठीक। दर्पण और परावर्तन पर अब हम बात करते हैं। दर्पण का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आप सभी के घर में मिरर, कांच वगैरह हैं, तो आप शक्ल देखते होंगे, चेहरा देखते होंगे। चलो, दर्पण और परावर्तन इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम सभी घर पर दर्पणों का उपयोग करते हैं। दर्पण मतलब कांच। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। मतलब कि जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारी बार नोट करना, जब भी आप लोग चीज़ें देखेंगे तो जैसे ही आप शक्ल देखेंगे तो आपका इधर वाला कान इधर चला जाएगा, इधर वाला कान इधर चला जाएगा। इस टाइप से आप लोगों को उसका परावर्तन होता हुआ दिखाई देता है। इस टाइप से होता है ना। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों, अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। क्रियाकलाप 7। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर, मतलब कांच लेकर, कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अपनी अंगुलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को इस प्रकार से आप लोगों को देखना है ना। तो देखो, अब देखिएगा, इस टाइप से आप लोग देखना। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालना है। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? बिल्कुल देखेंगे। देखो, ये देख रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से दिखेगा, क्योंकि क्या हो रहा है? दर्पण से परावर्तन हो रहा है। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? आप टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़ी किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है? बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया है क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। अब बात करेंगे हम क्रियाकलाप 8 की। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी और इसके दूसरे किनारे पर आप लोगों को दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाना है। इस टाइप से देख रहे हो, इस टाइप से लगाना है ना। घर पे आप लोग कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। इस टाइप से आप क्या अवलोकन करते हो? क्या आप में दर्शाए जैसे पैटर्न प्राप्त करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो देखो, इस टाइप से आप लोगों को प्रकाश के बारे में, आपकी जो छाया बनती है, बड़ी कब बनती है, छोटी कब बनती है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके काम की थी, है ना। सूची कैमरे के बारे में बताया, ठीक। परावर्तन बताया, है ना। अंधेरे कमरे में आप लोग किसी कांच पर फोकस डालते हो, प्रकाश डालते हो, तो उसका प्रतिबिंब परावर्तित हो जाता है दर्पण से। तो इस प्रकार से आपको बताया। तो इस चैप्टर में जो मुख्य शब्द थे वो थे दीप्त, यानी कि उजाला वगैरह, प्रकाश वगैरह, दर्पण, फिर होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, अपारदर्शी, सूची छिद्र कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी मतलब जिसके देखा तो जा सकता है पर धुंधला दिखता है, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है। अब देखो, इसमें जो सारांश है इस चैप्टर के वो पढ़ लेते हैं, जो मेन टॉपिक थे, पॉइंट थे। देखो, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। क्लियर? पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देते हैं और हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है पारदर्शी जो चीज़ें देखनी है, तो एक प्लास्टिक की बोतल लेना जिसके आर पार आपको दिखता हो, वो होती है पारदर्शी।
और जिन बोतलों के आर पार नहीं दिखता वो अपारदर्शी, ठीक है ना, इस टाइप से। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर गुजरने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बन जाती है। छाया कब बनती है, आपसे पूछ लिया जाए, छाया कब बनती है और किस कारण से बनती है, तो अपारदर्शी वस्तु टिक करना होता है, अपारदर्शी वस्तु के कारण बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। इसका उपयोग सूर्य और अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 प्रकाश, छाया और परावर्तन, क्लास 6 का 8वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। 7 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग आराम से देखें, ध्यानपूर्वक सुने। एयरफोन, एयरबड्स वगैरह जो भी सुविधा आपके पास है, लाउड स्पीकर वगैरह, जो भी आपका जो मन करे, स्पीड कम करके ज़्यादा करके आप लोग पूरा चैप्टर सुने। कहीं घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तब भी आप लोग सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों की NCERT जो है कवर हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत शेयर भी करते रहे। अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।